Let me Hello, introduce. Gulnaz. Hello, Palvi Jassal. Palvi Jassal. Palvi Jassal is Master in Food Nutrition from India. She is celebrity nutritionist in North India. She is Chief Dietitian at Live Live More Diet and Wellness. Today she will talk about medical benefits of optimum weight. So mic is yours, Palvi. So आप start करें अपनी presentation. जी हाँ. And let me share. मैं screen share करूँ मैं? ठीक है. Okay. So are we good to go? जी. Yeah. Thank you, Meeta ji. Even I'm looking forward to address all of you. So today we are going to talk about the medical benefits of weight loss, right? Because generally when we are in our late 40s, late 50s and even late 60s and thereafter, उसमें जो weight gain है वो एक बहुत बड़ा concern होता है because जैसे जैसे हमारी एज एडवांस होती है वैसे वैसे आवर मेटाबॉलिज्म इट इज स्लोइंग डाउन, राइट? तो जो बहुत साल पहले जितनी हमारा मेटाबॉलिज्म था वो हमारा कम होने की वजह से हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, राइट? अब जैसे मैं अगर बोलूं कि 30 साल की उम्र में अगर आपको अबाउट 1300 to 1500 कैलोरीज चाहिए थी, लेकिन मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है, उसकी वजह से हमें कम कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका मतलब क्या है ये मैं आपको पहले समझाना चाहूंगी। देखिए, अब ऐसा है कि हमारा जो वेट है वो उसको हम एक साइड पे रखेंगे, वेट को अभी हम नहीं लेंगे। हमारी बॉडी जब सो रही होती है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन उसके अंदर हमारा दिल धड़कता है, हमारी वेन्स में हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हमारी किडनीज फिल्टर कर रही हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन हम सोए हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं। सो इन सारी चीजों के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, राइट? तो वो एनर्जी जो है दैट इज कॉल्ड आउट, जो जिस रेट से वो एनर्जी हमारी यूज होती है उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो उसमें अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको ये सारे काम करने के लिए अगर 900 कैलोरीज की जरूरत है, जो कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है वो, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो ये मेटाबॉलिक स्लो डाउन होता है, तो वही काम जो काम हमारी बॉडी कर रही है, जितनी कैलोरीज उसे चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम कैलोरीज जो है वो हमें चाहिए रहती हैं। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम लेते हैं वो डेफिनेटली हमारी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होती हैं। दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वेट गेन। लेकिन ये भी हमें सोचना है कि जो वेट गेन है वो केवल इस उम्र में हमें फैट रिटेंशन से नहीं होता, लेकिन उससे हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी जो है वो प्रॉब्लम दे सकती है, राइट? तो उसमें हमें थोड़ा सा सोचना है कि अगर हमें कोई डिसऑर्डर है, जैसे अगर इस उम्र में कई बार डायबिटीज की वजह से हमारी किडनीज काम करना थोड़ा स्लो कर देती हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में सोडियम ठहरता है, वाटर रिटेंशन होती है, तब हमारा वेट गेन होता है। लेकिन आज हम जिस वेट गेन की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में थोड़ा एक्सेस ईटिंग की वजह से या अदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से हमारा वेट गेन होता है। तो अगर हम अपना वेट जो है वो जो कंट्रोल में रखें तो उससे हम बहुत कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले गुलनाज जी, हम स्लाइड अगर आप चेंज करें, उसमें हम टाइप 2 डायबिटीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट? और अगर हमारी जो डायबिटीज, अगर हम प्री डायबिटिक हैं तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये डॉक्टर संदीप के लैपटॉप से मैंने ली है, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग हिज नेम, बट द इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी गुड। लेकिन अगर हम डायबिटीज की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज जो कि हमारी बॉडी में हमारे फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादातर होती है, 80% जो है वो हम अपने फॉल्टी लाइफस्टाइल को हम दे सकते हैं, इसका जो क्रेडिट है।
तो अगर हमारा वेट गेन होता है तो हमें शुगर होने की संभावना ज्यादा रहती है, सो वी आर मोर प्रोन टू डायबिटीज. There are certain studies which have definitely shown कि हम हमारी पॉपुलेशन में डायबिटीज होने की जो टेंडेंसी है वो बाकी लोगों से ज्यादा होती है. और जैसे अगर हम बात करें तो हमारा, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल. इसमें जो डायबिटिक्स हैं उनकी संख्या दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है. तो ऐसा देखिए, अब पुराने जमाने में हम देखते थे कि कभी बहुत शुगर नहीं होती थी, इतना इतना गुड़ खाया जाता था, इतना मीठा लोग खाते थे, कभी किसी ने कैलोरीज की परवाह नहीं की. तो लेकिन आजकल व्हाट इज द चेंज? बिकॉज देर इज अ चेंज इन आवर लाइफस्टाइल. हम जितना खाते हैं हम उसको एसिमिलेट नहीं करते, उसका नतीजा जो क्या है वो है डायबिटीज. एंड डेफिनेटली जो हम अब जो जिस तरह की नई गेहूं आई है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसकी वजह से भी देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है उसकी जो लोगों में होने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ गई है. और इसका एक मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है हमारा वेट, खास तौर पर वो वेट जो पेट की चर्बी के रूप में सामने आता है. खास तौर पे अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में बाकी की बॉडी ठीक रहती है, लेकिन जो बेली फैट है दैट इज लिटिल मोर. तो ये सारी चीजें जो भी खाई हुई है जो पेट के आसपास लगती हैं, सो दोज आर द थिंग्स व्हिच कॉज वेट गेन. एंड डेफिनेटली जो पेट के आसपास की चर्बी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है, एंड देन इट मे कॉज डायबिटीज. और अगर हम प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं, जिनको कभी 40 साल से पहले शुगर नहीं हुई, अगर उनकी अभी शुगर लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, अगर HbA1c उनका थोड़ा बढ़ गया है, तो हमें लाइफस्टाइल को चेंज करके, वेट को चेंज करके हम अपनी जो अपनी हेल्थ है उसको हम बेटर कर सकते हैं. सो अगर आप अपने वेट को ऑप्टिमली मेंटेन करके रखते हैं तो आप टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं. उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल. इसमें जो मेन बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अब देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि 40 इयर्स के बाद आपको ग्लूकोज लेवल्स में चेंजेस नजर आते हैं, और काफी लोग जो हैं वो इस उम्र तक डायबिटिक हो जाते हैं. टाइप 2 डायबिटीज की मैं बात कर रही हूँ. लेकिन बहुत बार मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो कि मेडिसिन भी ले रहे हैं, कुछ लोग इंसुलिन थेरेपी पर भी हैं, तो उनमें जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो कंट्रोल में नहीं आते, राइट? तो इसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन अगर वजन में अगर हम अपने चेंजेस लेकर आए, अगर वजन कम करें, तो ये आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है शुगर की वजह से वो आपकी कम हो सकती है. अब देखिए, अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स है, आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम है, अगर हमारी ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल में नहीं रहते तो क्या होगा? उससे हमारी जो किडनीज हैं उस पर इफेक्ट होना ही है, हमारी जो नर्व्स हैं उस पे इफेक्ट होना ही है, हमारी आंखों पर उसका असर होना ही है. लेकिन ये कितनी जल्दी हमें असर करे ये काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है. हम कैसी डाइट खाते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, और डेफिनेटली इस पर भी निर्भर करता है कि आपका ग्लूकोज कंट्रोल कितना है. अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी तो डेफिनेटली आपका जो बाकी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि डायबिटीज की वजह से आपकी आंखों पर असर पड़ना है, आपके जॉइंट्स पर असर पड़ना है, आपकी किडनीज पर असर पड़ना है, स्किन पर असर पड़ना है, एवरीथिंग, तो आप उसको स्लो डाउन कर सकते हैं अगर आपका वजन कंट्रोल में होगा. वजन कंट्रोल में होगा तो आपका ग्लूकोज लेवल काफी हद तक चेक में रह सकता है. अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनका वेट ज्यादा नहीं है लेकिन उनका ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत हेवायर होता है. दवाइयों के साथ बहुत डोज बढ़ानी पड़ती है. एंड आई एम सो एस्टोनिश्ड टू सी कि कुछ लोग इंसुलिन के 32 यूनिट्स भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं है. तो ऐसे में हमें थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखकर हम उनका रिमार्केबल जो चेंज है देख सकते हैं. मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी बहुत सी अपनी सक्सेस स्टोरीज, मेरी सक्सेस स्टोरीज नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज हैं, जिन्होंने आफ्टर लाइक 50-55 इयर्स ऑफ एज के भी कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने
विश्वास रखते हुए डाइट प्लान्स को फॉलो किया एंड दे आर नाउ लिविंग गुड क्वालिटी लाइफ। ठीक है, तो अपनी ग्लूकोज को कंट्रोल में रखने में हमारा ये बहुत सहायक होता है। सो गुलनाज जी, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा हमने, अगर हम बात करें अपने दिल की, क्योंकि हमने दिल की बातें भी की हैं अभी, तो ये भी एक दिल की बात ही है कि अगर हम वजन को कंट्रोल में रखते हैं तो हमारा दिल भी बड़ा अच्छा तंदुरुस्त धड़केगा। वैसे देखिए, हमारा दिल 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है, राइट? और दिल दिल हमें ये तड़प तड़प के कहता है कि मैं तो दिन रात निरंतर लगातार बिना थके बिना रुके आपके लिए काम करता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए क्या करते हैं, राइट? क्या कभी कोई भी चीज खाते हुए हमने ये सोचा है कि ये हमारे दिल के लिए अच्छी है? हम हमेशा यही सोचते हैं, उस्मा जी, गुलनाज जी और सभी, कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन पर्टिकुलरली हमने कभी भी नहीं ये सोचा कि ये चीज मेरे दिल के लिए अच्छी है, राइट? सो अगर हम अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो हमें अपने हार्ट हेल्थ पर भी ध्यान देना है। तो अगर हम डायरेक्टली हम दिल पे नहीं आते, तो हम ये देखें कि अगर हमारा वजन बढ़ता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ने की संभावना रहती है, ग्लूकोज लेवल्स भी हमारे चेक में नहीं रहे, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। सो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने वजन को कंट्रोल में रखें, और जैसे जैसे हमारा वजन अगर ज्यादा है, कंट्रोल में आता है, तो आप देखेंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा, ग्लूकोज चेक में होगी, एंड डेफिनेटली हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा, बिकॉज हार्ट डिजीज के ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। सो गुलनाज जी, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए, अब दोपहर का समय है। मैं अगर अपनी मदर की बात करूं, मेरे मदर, शी हैज टू हैव नैप फॉर सम टाइम। ठीक है, तो अगर हम जैसे अगर हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात करें, तो कुछ लोग हैं जिनमें इस उम्र में जाकर मोटापे की वजह से उनको स्लीप एपनिया होता है, राइट? स्लीप एपनिया एक को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि जो हमारे गले में हमारी जो एयरवेज हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें खराटे आते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि अचानक सोते सोते आपको एक झुंझुनी आती है और आप उठ जाते हैं। सो दैट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आप सो नहीं पाते हैं तो आपका जो अगला दिन है या अगले कुछ घंटे हैं, सो आप ये नहीं अच्छे से बिता सकते। लेकिन रिसर्च ने ये शो किया है, अगर आप अपना वेट कम करते हैं तो उससे आपको जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है, एंड आपके एयरवेज जो है वो खुले रहेंगे, क्योंकि वजन आपका नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बेटर हो सकती है। और ये सब कैसे होगा? अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में रखते हैं। और ऐसा रिसर्च ने शो किया है कि अगर आपका 10% वेट कम होता है, अगर आप ओवरवेट हैं, तो आपका 26% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपको जो स्लीप एपनिया है वो आपका इम्प्रूव होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होगी, एंड देयरफॉर आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो अगले दिन की ताजगी है, तंदुरुस्ती है, वो उस पर निर्भर कर सकती है। सो अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं, सोना जरूरी है, लेकिन सोने में बाधा बन सकता है मोटापा। सो डेफिनेटली आपको अपनी इस चीज पर भी वर्क करना है। अब अगर हम देखें, अगर वजन ज्यादा है तो आपके जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके घुटने हैं, आपके हिप जॉइंट्स हैं जो हमारा वेट बियर करते हैं, अगर वजन ज्यादा होगा तो उसमें दर्द ज्यादा होगी। जब जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, कई बार ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या ऑस्टियोपीनिया, यानी कि जैसे हड्डियों का पोरस हो जाना, उसकी वजह से हमारे ऑलरेडी जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े दे आर डीजेनरेटेड, मोर डीजेनरेटेड देन व्हेन वी वर लाइक, अगर हम अपने 20s और 30s की बात करें, तो उसमें आपको जो जॉइंट्स हैं वो अगर आपके वेट ज्यादा झेलेंगे तो उनमें पेन होना, उनमें इन्फ्लेमेशन होना लाजमी ही है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि हर एक किसी को होना ही है। तो इसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्ट हो सकती है। अगर वजन कम होगा, या जो अगर आपका ऑप्टिमल वेट होगा, तो उससे आपका जो
जॉइंट्स हैं वो आपके मोबाइल रहेंगे और पेन फ्री रहेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि मोशन इज लोशन फॉर जॉइंट्स। तो अगर जैसे अब ठंड है, बाहर नहीं जा सकते, तो आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज करिए घर में जिससे कि आपके जॉइंट्स जो है वो मोबाइल हो। थोड़ा सा अगर आप उनपे कोई ऑइंटमेंट लगा के, नी कैप या कोई भी उनपे कवर करके, अगर आप घर में अपनी जो आपके लिए सुरक्षित हैं, द एक्सरसाइजेज विच आर गुड फॉर यू, सो यू कैन गो थ्रू दोज एक्सरसाइजेज जो कि आपके जॉइंट्स को अच्छा रखेंगे। डॉक्टर पल्लवी, यस। मीता जी कुछ पूछना चाह रही हैं। मीता जी, आपने या चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन लिखा है? हम्म Yeah, so my question is drooling during sleep in adults, is it हम्म related to even, this is related to exercise or what? Drooling while sleeping. या ड्रूलिंग इज वेरी कॉमन, बच्चों में भी ये होती है, लेकिन जो अगर हम एल्डरली लोगों में बात करें तो जैसे डीजनरेशन होती है, तो हमारे जो जॉइंट्स हैं, कोई भी जॉइंट है, जैसे जॉ जॉ जॉइंट है, या अगर हमारे जो मसल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, तो जब सोते वक्त जब मसल्स लूज होते हैं तो ड्रूलिंग जो है वो उसकी वजह से हो सकती है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, बट नॉट इट वी कांट से कि ये इस वजह से है। लेकिन कई बार आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी होने से पहले की वजह से आपको ड्रूलिंग होती है। अगर आपके देर आर सम लाइक मोर चांस, कुछ लोगों में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं दे आर मोर एक्टिव, सो ड्रूलिंग इस वजह से भी हो सकती है। डेफिनेटली ओल्ड एज में इसके होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, बिकॉज हमारे जो मसल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, एंड वी लूज द कंट्रोल। जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल और थोड़ा कम हो जाता है। इसी वजह से हमें ड्रूलिंग जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादा हो रही है सो वी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, बट जनरली ये डीजनरेशन की वजह से होती है जो ड्रूलिंग है। Okay. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये सबसे अच्छा और मेरा फेवरेट पॉइंट है कि अगर आपका वजन चेक में रहता है तो आपकी जो एनर्जी और वाइटैलिटी है वो बढ़ जाती है, राइट। अब देखिए, कई बारी जब मैं आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू, जैसे अब मैं कई क्लाइंट्स हैं जो जैसे वो डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं तो उनको इनिशियली लगता है कि हमारा खाना चेंज हुआ है, बिकॉज चेंज सब लोगों के लिए एक तरह से अफेक्ट नहीं करती है। सो ऐसे में लगता है कि हम खाना हम वही खा रहे हैं, लेकिन किसी के कहने से खाने की वजह से साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि थोड़े से हम लोग एनर्जी कम हो गई है। लेकिन जैसे जैसे वेट गिरता जाता है तो एनर्जी का एक जैसे पूरा बॉडी जो है वो रिचार्ज होती है। आपकी जो जिंदगी को जीने का नजरिया बदलता है अगर आप अपना वेट लूज करते हैं और आप अच्छा खाते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि बहुत हमें स्किनी होना है, लाइक लाइक टाइट कपड़े डालने हैं, बट वट एवर योर बॉडी थिंक, आपका जो बॉडी का आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको एनर्जी लेवल्स महसूस हो रहे हैं, आपको ये लगता है कि आप एनर्जेटिक हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर हम अपने वेट को चेक में रखते हैं, राइट। सो अच्छा खाना आपके लिए जरूरी है। अच्छे खाने की वजह से आपका जो माइंड है वो फ्रेश होता है, आपकी जो एनर्जी है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, एंड देन यू आर लाइक you're enjoying your life more. So next slide is improved fertility. अब कई बारी जैसे अगर हम बात करें आजकल के जो सोसाइटी है उसमें मैंने देखा है बहुत से मेरे पास बच्चियां आती हैं जिनको पीसीओएस है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, कई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ऐसे में कई बार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर वेट को लूज किया जाए तो जो रिप्रोडक्टिव एज में जो वुमेन है उनको काफी हद तक जो कंसेप्शन है उसमें मदद मिल सकती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, अब जैसे अब आप में से भी बहुत सारी हमारी मॉम्स हैं, हमारी दादीज हैं, तो खूब जब कोई घर में ऐसी खुशखबरी सुनाई देती है तो रेसिपीज पता नहीं कहाँ कहाँ से फ्लाई करके आ जाती हैं। सो खूब गूंदें खिलाई जाती हैं, पिन्नियां खिलाई जाती हैं, पंजीरियां खिलाई जाती हैं, एंड आई रियली नो कि उनके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आजकल
जैसे हमारी अगर दादीज की बात की जाए या फॉर दैट मैटर हमारी मदर्स की बात की जाए तो उन्होंने बहुत काम किए हैं घर में, राइट? सो उनका जो एक्टिविटी लेवल है वो आजकल बिल्कुल भी हम उसको मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा था। लेकिन अब अगर आप ये सब चीजें खिलाना चाहते हैं अपनी डॉटर्स को, डॉटर इन लॉज को, या इवन पोतियों को, तो आपको ये सोचना है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जितना वजन उनको चाहिए, अगर आप उससे ज्यादा देंगे तो आप उनको तो डायबिटीज के प्रोन बना ही रहे हैं, लेकिन आने वाले बच्चे में आगे चलकर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना को भी बढ़ा सकते हैं। सो ठीक है, वेट लॉस हमें करना है, लेकिन वेट गेन अगर हम अनहेल्दी तरीके से करेंगे तो वो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगर वजन ज्यादा है तो कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वजन को चेक में रखना, चाहे हम बूढ़े हैं, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम जवान हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर वेट इन चेक। सो ये सारी कुछ चीजें मैंने पॉस्टुलेट की थी आपके नॉलेज के लिए। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें पूछिए कि, और इस टॉपिक से रिलेटेड या इवन अदर न्यूट्रिशनल जो इंक्वायरीज है आपकी, मैं उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगी गुलनाज जी। सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट स्लाइड। और मैं हमेशा से ही हमारी जो मेरा डॉक्टर संदीप का सपना ही यही है कि सब लोग हेल्दी रहें और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएं, एंड दे शुड लिव लाइफ मोर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी गुरुनाथ जी, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो अबाउट द फूड है। वो ये है कि मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं कि आप जी दूध और दही के साथ फ्रूट ना खाएं, और कभी ये देखा जाता है, सुना जाता है, किया भी जाता है कि जो वो स्मूदी वगैरह बनाते हैं, जो करते हैं, उसमें फ्रूट और दही दूध में होता है। सो खास करके जो हमारी एज है उसके लिए ऐसी चीज खाना या खानी ठीक है या नहीं? ओके, ये बहुत ही अच्छा आपका जो सवाल है। कुछ ऐसे डेफिनेटली फूड्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, खास तौर पे जैसे अगर हम मिल्क और सिट्रस फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन देखें तो वो अच्छा नहीं है, राइट? जैसे अब दूध में कोई, जैसे कीवी है, कीवी स्मूदी इन मिल्क इज नॉट गुड, राइट? और अगर हम, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें कि हम बात करें तो इसमें आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा जो मैं बात करूं तो ये उसका एक आता है। कुछ फूड्स होते हैं जो अभिसंधि फूड्स होते हैं जो कि आपस में मैच नहीं करते हैं। अब जैसे अगर आप पपाया स्मूदी लेना चाहें तो वो अगर आप दूध में बनाएंगे दैट इज नॉट गुड। पपाया शेक इज नॉट गुड हेल्थ वाइज अगर हम देखें, क्योंकि ये पपाया में कई जो पेपेन नाम का एंजाइम होता है वो मिल्क की जो कैजीन है, जो उसकी प्रोटीन है, उसको उसके साथ बहुत ज्यादा गुड नहीं होता। लेकिन अगर हम पपाया को क्यूब्स में काट के अगर दही में डालते हैं दैट इज गुड, लेकिन अगर हम उसको ब्लेंड करते हैं दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, राइट? तो ये कॉम्बिनेशंस हैं जो डेफिनेटली आपको अफेक्ट करते हैं। डॉक्टर पल्लवी, आपने जो अभी कहा कि ये जो पपाया है, जो पपिया जो भी कहते हैं, दूध में ठीक नहीं लेकिन दही में ठीक है। हाँ, लेकिन ये दूध से ही दही बना है। दही और दूध की ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल में, टेक्निकली तो नहीं कह सकता, सेम ही उसकी तस्वीर जैसे कहते हैं वह है। हाँ, ये आपका इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है सर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जो दूध है, अगर दूध कोई ऐसा इंसान ले जिसको मिल्क से एलर्जी है दैट इज बैड। लेकिन अगर वही बंदा अगर दूध से बना हुआ दही लेता है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसका क्या साइंटिफिक कारण है, विच इज अ वेरी वेरी लॉजिकल और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपने पूछा। क्योंकि दूध में जो लैक्टोज होती है दैट इज अ शुगर, जब उसको हम जब बैक्टीरिया के जरिए हम उस पे काम करते हैं, जब वो फर्मेंट होता है तो दूध का जो लैक्टोज है वो दही के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है,
राइट। इसी वजह से जो एक्चुअली जो दूध से एलर्जी नहीं होती है, एलर्जी का कारण जो होता है वो लैक्टोज होता है। तो जब दही होता है तो उसमें लैक्टोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इस वजह से। अब हाँ नहीं, ये कैन यू एक्सप्लेन द वर्ड लैक्टोस, ये क्या चीज है? हाँ, लैक्टोज, हाँ बिल्कुल। जो लैक्टोज है वो मिल्क शुगर बोलते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं उसमें जो शुगर होती है हम उनको बोलते हैं फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज तो जो पता है। हाँ, जो दूध में शुगर है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। और जो शुगर में शुगर होती है, जो कार्ब है, उसको हम सुक्रोज बोलते हैं। तो दूध की शुगर को लैक्टोज कहते हैं। तो जो शुगर लैक्टोज जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो एक कार्ब है और लैक्टिक एसिड जो है वो एक एसिड होता है। और एक बात में और, इसी बात में मुझे याद आई कि जो दही है, अगर आप दही खाते हैं, राइट, अब जैसे सर्दियां हैं हम उसमें दही खाते हैं, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर हम दही को चर्न कर लेते हैं और उसकी लस्सी बना लेते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है आयुर्वेद के हिसाब से। वो उसको हम कहते हैं कि वो हमारी, अब जैसे मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो कि जिन्होंने कभी दही खाया ही नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि रोमेटाइड आर्थराइटिस है, तो अगर वो खाएंगे तो उनका जो जॉइंट का पेन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है, आई अप्रिशिएट दैट। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जो दही की तासीर है वो ठंडी नहीं होती, मुकाबले की अगर लस्सी बना के दही से पीते हो, दैट कैन बी जैसे हम पंजाबी में या हिंदी में बोलते हैं कि बाय होती है, वायु प्रवृत्ति का, जो वो उसमें वायु को हम चर्न कर रहे हैं, जब वी आर मेकिंग लस्सी, तो ये उसकी तासीर बदल जाती है। अब आप बादाम खाएं, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। बादाम में अगर 10 बादाम से ज्यादा खा लूं मेरा नाक पकता है, राइट, बिकॉज उसकी तासीर गर्म है। लेकिन अगर हम उसको भिगो के खाते हैं उसकी तासीर बदल जाती है। सो इट इज अबाउट द तासीर ऑफ द फूड, जिसको कि मैं बहुत बहुत अपनी प्रैक्टिस में इनकलकेट भी करती हूँ कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। हो सकता है कि मेरे को गर्म खाने ना सूट करे, हो सकता है किसी को ठंडे खाने ना सूट करें। सो इट इज अबाउट द सूटेबिलिटी कि आपको क्या सूट कर रहा है। अभी आपने 2 पॉइंट्स टच किए हैं। मैं अपने लिए बात करूं, मेरी ये पर्सनल राय किसी की नहीं है। जी जरूर। मैं एवरी डे मॉर्निंग जो सीरियल होता है, जहाँ मोस्टली आई टेक आइदर बीटा बिक्स और श्रेडेड व्हीट विच इज रफेज वाला काफी है, जी हाँ जी। तो मैं उसमें कोल्ड दूध और 2-3 चमचे दही के डाल के बीच में ब्लूबेरी डालता हूँ। अब ये ब्लूबेरी जो, मैं ऐसे क्वेश्चन है कि ये ब्लूबेरी मैं डालता हूँ, मैं वैसे भी खाता हूँ ब्लूबेरी, ऐसे नहीं, लेकिन दूध में जब मैं दही में डाल लेता हूँ या सीरियल में, उसकी तस्वीर या उसका इफेक्ट वो ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। ये है। जी हाँ, कोई उसका नुकसान नहीं है, आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली उनमें जो विटामिन सी का कंटेंट है बेरीज में अच्छा होता है, बिकॉज वी आर नॉट हीटिंग देम अप। अगर आप उसको हीट करके खाएंगे देन इट इज नॉट गुड, क्योंकि जो विटामिन सी है दैट इज अ हीट सेंसिटिव विटामिन। तो अगर हम उसको अगर कोल्ड चीज में डाल के खाते हैं देयर इज नो हार्म, बट इफ वी कुक इट then that is of no use to the body. That's my daily 5 days a week, 7 days a week जो है रूटीन। दूसरा जो आपने बादाम की बात की थी, मैं वो भी करता हूँ, लेकिन मैं वो उसको दूध में गर्म करता हूँ। जब मैं दूध गर्म करता हूँ उसमें 8-10 बादाम डाल देता हूँ और उसके साथ कभी कभी खजूर भी डाल देता हूँ, कभी कभी, नॉट एवरी डे। अब जब ये आपने कहा कि बादाम वैसे खाना या भिगो के खाना, इज इट राइट विद द मिल्क और नॉट? ये मेरी लाइकिंग है अपनी, ये मेरी अपनी लाइकिंग है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, पर मेरी अपनी लाइकिंग है। जी, जो दूध है ना, अगर आप उसमें बादाम डालते हैं दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। इसका कारण ये है कि दूध में एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, राइट। जब वो बादाम के कांटेक्ट में आता है, जो बादाम की प्रोटीन है, जो बादाम के ऑयल्स हैं, वो आपको
बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है दैट इज कॉर्टिसोल, वो उसको शांत करने में हेल्प करते हैं, उसको कम करने में हेल्प करते हैं, और आपका जो आपका स्लीप साइकिल है वो अच्छा होता है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप दूध में अगर आप बादाम को बॉईल करते हैं, चाहे आपने सोक किए हैं या नहीं किए हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप उसमें खजूर डालते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप खजूर को आप डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं। यू कैन अफोर्ड दैट। अभी तक तो भगवान की कृपा है कि एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग, आई एम ऑन नो मेडिकेशन, आई एम जीरो सो ग्लैड टू, मेडिकेशन। या आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट जी। ये मैंने आपसे किसी ने मेरे को कहा था कि ये जो आप दही में बेरी डाल के खाते हैं वो नहीं खानी चाहिए, तो मेरे को ये क्वेश्चन था कि आपसे पूछना, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ दैट, यू कैन अगर वो हैव दही। अगर वो दही, नुकसान करती तो यस। मैं उसको कम कर दूं, जो स्टॉप कर दूं। आपने अभी वो ड्रिपिंग का भी कहा ना मुंह से, तो कभी कभी वो कहते हैं कि इट्स ड्यू टू द फूड वी ईट एज वेल। बिल्कुल ठीक है। वही मैंने बोला था कि जैसे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी में काम नहीं करते। आप देखिए ना, कई बार हम बोलते हैं कि जैसे कोई बाय वाले फूड्स होते हैं जो कि जैसे राजमा है, जिनमें ज्यादा प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, तो उन जब आप वो खाने खाते हैं, जैसे कुछ लोगों को गोभी से होता है, कुछ लोगों को कोई भी इस तरह के खाने अगर खाएं तो उससे आपकी बॉडी में हर जो एंजाइम जो होता है वो आपको एक्टिवेटेड नहीं होता। हर एक में जो एंजाइम लेवल्स है, किसी में कोई एंजाइम की कमी होती है, तो आपका एंजाइम मेकअप कैसा है वो भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी जो प्रोटीन है, खास तौर पे अगर मैं बात करूं, या जो आप फैट ले रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू हैव टू सी कि कौन सा खाना खा के आपको ड्रूलिंग होती है। उस खाने को या अवॉइड किया जा सकता है या आप उसको दिन के समय खा सकते हैं, ताकि उसको डाइजेस्ट होने में आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, राइट? For a vegetarian like me or many others, you eat those dals, राजमा वगैरह and गोभी and बंद गोभी वगैरह, ये सभी यही चीजें खाने के लिए हैं वेजिटेरियन के लिए मोस्टली। लेकिन मेरा जो पर्सनल, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो सवाल किया था मेरा उसमें से आया था जी। नहीं, मेरे। अब मैं भी 100% वेजिटेरियन हूँ। आई डोंट ईट एग्स इवन, लेकिन मैं बहुत अच्छा नॉन वेज भी बनाती हूँ। सो इफ एनीबडी कम्स ओवर हियर, सो डोंट थिंक कि घास फूस ही खिलाऊंगी। सो या इसमें ये जो सारे खाने हैं ये वायु प्रवृत्ति के होते हैं, हमारी बॉडी में वायु को बढ़ाते हैं, राइट? तो ये बेस्ट चीज है कि अगर हम इनको टुवर्ड्स जैसे सनसेट से पहले अगर हम इनको खा लें, सो दैट इज अ गुड थिंग, जिससे कि इसको एसिमिलेशन में इजी हो जाता है। अब जैसे जो सब्जियां बाई वाली होती हैं, तो उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हम उनको पानी से बैलेंस करते हैं। जैसे अब राजमा चने को इसीलिए सोक किया जाता है, जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, बनने को तो वो बिना सोक किए भी बन जाते हैं, तो उसमें जो उसका जो वायु एलिमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। और एक क्विक सजेशन ये है कि जिस जिस पानी में आपने राजमा चने या कोई भी सब्जी या कोई आपने सोक की है, उस पानी को डिस्कार्ड करके जब कुक करना है, यू ऐड न्यू वाटर। उसको सोक करने के 2-3 उसको वॉशेस देने चाहिए अगर आपको इस तरह की दिक्कत ये खाना खाने से आती है। एक फाइनल है, छोटा सा क्वेश्चन और, किसी ने ये कहा था कि ये जो आजकल नया ट्रेंड आया है कि फ्राई कुकिंग, राइट? एयर फ्रायर, एयर फ्रायर। एयर फ्रायर, क्या उसका कोई बेनिफिट है रियली? बेनिफिट ये है कि हम जैसे जो लोग हैं फटाफट काम करने हैं, तो उसमें आप डाल दो, यू डोंट हैव टू फ्लिप इट टाइम एंड अगेन। बट उसमें एयर फ्राइंग इज अ गुड आइडिया। उसमें आपका ऑयल कम होता है, आपका जो न्यूट्रिशनल जो उसका लॉस है, न्यूट्रिशन लॉस है खाने का, कम होता है, बिकॉज दैट इज नॉट एन ओपन थिंग। जितना खाने को हम ओपन फ्लेम पे बनाते हैं, चार करके बनाते हैं, ओवर कुक करके बनाते हैं, सो दैट इज सेव्ड एंड इट इज नॉट लाइक डेंजरस, कि हमारे लिए डेंजरस नहीं है जितना कि माइक्रोवेव कुकिंग जो है वो डेंजरस होती है। लेकिन उसमें तो सिर्फ ये ड्राई सब्जी वगैरह ही बन सकती है, लिक्विड तो नहीं बन सकती। नहीं, देर आर सम लाइक मेरे जो बहुत सारे ऐसे, हाँ, उसमें अगर आप सिर्फ एयर फ्रायर की बात करें, उसमें तो ड्राई चीजें ही बनती हैं। लेकिन जो और एडवांस्ड नए आए हैं उसमें
एक सिंगल पॉट कुकिंग होती है, दैट इज ऑल्सो गुड. जैसे स्लो कुकर है, धीरे धीरे वो स्लो फ्लेम पे खाना बनता है, दैट इज नॉट बैड, क्योंकि वो फ्लेम को स्लो रखा है, उसमें जो न्यूट्रिशनल रिटेंशन है वो बाकी ओपन और हाई फ्लेम के खाने से थोड़ी सी ज्यादा रहती है. Thank you very much, Dr. Most Ravi ji, yes, and I most well. appreciate उसके that. अंदर उसके Thank अंदर you. लिक्विड भी थोड़े बन सकते हैं, वो पैन चेंज करके ना, Yeah, उसके there पैन are मिल जाते हैं. yeah. I have उसमें that. वो जो जी, मेरे पास उसमें एयर वो फ्रायर केक, है उसमें जो बेस है थोड़ा वो जैसे एयर वेंट वाला है, उसमें सब्जी वगैरह डाल दो, तो अगर मैं लिक्विड डालेंगे तो वो नीचे से कहीं लीक तो लेकिन नहीं उसमें होगा? आप ना वो पैन यूज करते हैं बाजार से ना, उसके एक्स्ट्रा पैन मिल जाते अच्छा, हैं. इससे पैन मिलता है? जी ओके, जी, जी. आई लुक वो फॉर उसमें दैट. रख के तो उसमें वो केक वगैरह भी बना लेते हैं लोग ना. ओह, आई डिडंट नो दैट. लेकिन वो तो खैर बेकिंग में भी बन जाता है, जस्ट फॉर. मिता जी कुछ पूछना चाह रही हैं. जी मिता जी, उसके बाद सुरजीत जी. Thank you, Pallavi. As usual, you are really awesome. Thank you so much for all these things. Thank you. Thank पहले you, तो Mita बात ji. मेरी ये है कि लोग आजकल दूध पीने को ही तो मना कर रहे हैं. तो दूध में क्या क्या मिक्स करें, क्या करें? दूध ही नहीं पीना, तो पहला ये सवाल है मेरा. ये ना बड़ा एक डिफिकल्ट सवाल है, ये पूछते I जरूर है know. मुझसे पेरेंट्स भी. दूध हम किस लिए पीते हैं? दूध हम पीते हैं कि हमारे को अच्छा प्रोटीन मिले, राइट, और हमें अच्छा कैल्शियम मिले. सो ये हमारे दो दो हमारे. There is lot of noise. I can't hear you. हाँ, मैं तभी उठ के आ गई. Yeah. I'm coming तो away from the noise. सो हमारा जो खाना है, जो दूध जी. है, वो हम इसलिए लेते हैं कि हमें कैल्शियम और प्रोटीन दोनों मिले. ठीक है. जी. देयर इज स्टिल लॉट ऑफ नॉइज. या तो लेकिन अगर हम दूध की बात करते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक मिल्क लें, दैट इज वेरी गुड, जैसे हम पहले जमाने में लिया करते थे. लेकिन आजकल का जो दूध है, जो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, देयर इज वन इंजेक्शन विच इज गिवन टू द लाइक कैटल विच इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, जिससे कि प्रोड्यूस जो है वो ज्यादा होती है, राइट. सो अगर हम रेगुलर मिल्क लेते हैं, अब जैसे मैं भी अपने बच्चों को कम प्रेफर करती हूँ कि दूध ना दूध, राइट. सो उसमें मैं आमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, बिकॉज हमें ये देखना है कि दूध तो हम इसीलिए लिया करते थे कि हमें प्रोटीन चाहिए और कैल्शियम चाहिए, राइट. सो इट इज नॉट कि अगर हम दूध नहीं लेंगे तो हमारे को ये चीजें नहीं मिलेंगी, बिकॉज देर आर अनदर सोर्सेज. पर जो आपका क्वेश्चन है कि इज मिल्क सेफ, इसके लिए बहुत सारे डिबेट्स हैं. लेकिन अगर हम देखें तो जो केटल है उसको आर्टिफिशियल फीड दे के ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाकर इतनी ज्यादा यील्ड मिलती है. सो दैट इज और एंड दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स टू द मिल्क. और इसीलिए आप देखो कि जो अगर हम इंडिया के बच्चे और यहाँ के बच्चों को कंपेयर करें, उनकी हाइट्स में, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत अंतर होता है, राइट. तो इस मामले में इट इज अ वेरी डिबेटेबल दिस थिंग. बट डेफिनेटली जो मिल्क में प्रेजेंट जो मिल्क शुगर है, दैट इज नॉट वेरी वेरी गुड फॉर अस, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. अगर आप मिल्क लेना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप लैक्टोज फ्री मिल्क का इस्तेमाल करें, जैसे आमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, लैक्टेड आपको मिलता है मार्केट से. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट इट इज वेरी वेरी डिबेटेबल. बट मिल्क जो है वो अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ओके. बट Yeah. अगर बहुत ज्यादा मिल्क लिया जाए, सो आई डोंट रेकमेंड दैट मच ऑफ मिल्क इन माय डाइट्स एटलीस्ट. Okay. या Thank you. और मैंने एक क्वेश्चन अ, चैट में पूछा है. वही मैं कहने लगी थी, मिता जी का क्वेश्चन चैट ओके. में भी है. चैट में ठीक. पूछा है कि आई वाज टॉकिंग टू समवन यस्टरडे, तो उनको एक टिपिकल प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि जैसे स्पेशली जब वो रात को सोने जाती हैं, या इवन कई बार दिन में बैठे बैठे भी या ट्रैवल करते हुए खास तौर पे, कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लेग्स में जैसे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो रहा है. तो बड़ी जोर जोर से अपनी लेग्स को ऐसे हिट करती हैं, और फिर कई बार किसी पोजीशन में बैठती हैं, और ताकि लेग्स में थोड़ी मसल्स में ऐसे उनको फिर लगे कि थोड़ी रवानी आ रही है, थोड़ा सा सर्कुलेशन हो रहा है, तो कंफर्टेबल लगता है, तब उनको नींद आती है. और ऐसे कई बार रात को 2-2 घंटे भी होता है उनको स्लीप टाइम पे स्पेशली. तो
जो कई बार वो फिर कहती हैं कि मैं रात को दूध पीती हूँ थोड़ा सा गर्म करके, बहुत गर्म, तो तब जाके मुझे थोड़ा बेटर फील होता है और मुझे नींद आती है। दिन में जो होता है, तो ये जो पंजाबी च कहते हैं खुसदियां लत्तां, तो ये उनकी क्वेश्चन है जी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार हम इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी हम बोलते हैं। तो Okay. इसका सिर्फ बहुत ज्यादा हम डाइट के साथ नहीं रिलेट इसको कर सकते। देयर कैन बी अ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, राइट, जिसमें कि आपके जो पेरिफ्री पे जो नर्व्स हैं, जैसे टांगे हैं हमारे हार्ट से दूर है, हमारे हाथ हैं, सो दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। तो Yes. उसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंचती। अगर आपको किसी भी तरह का कोई किडनी डिसऑर्डर है, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपका हार्ट जो ब्लड है वो अच्छे से पंप नहीं कर रहा ब्लड प्रेशर की वजह से, तो ये प्रॉब्लम्स तब भी हो सकती हैं। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। द अदर थिंग्स कैन बी कि आपको जो न्यूरोपैथी है, यानी कि आपकी नर्व्स जो हैं वो वीक हो गई हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो आपने मिल्क के साथ इसको रिलेट किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे मैंने अभी सर को भी बताया था कि मिल्क में ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड होता है, दैट हेल्प्स यू टू इंड्यूस स्लीप इन द, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रिलेटेड। अदरवाइज इट कैन बी हैबिचुअल ऑल्सो। अगर हमें लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें दूध पीने के बगैर नींद नहीं आती है, सो वो एडिक्शन हो जाती है, विच इज नॉट बैड। अब ये क्वेश्चन मैंने और भी देखा है कि दूध हम रोज पी सकते हैं। यस, यू कैन हैव मिल्क एवरी डे। उसमें अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं लेते, 200 to 300 ml इज ओके। और अगर आप सोया मिल्क और आमंड मिल्क और दूसरे रेगुलर मिल्क को मिक्स करें, ये भी मैंने अभी स्क्रीन पे पढ़ा है कि ये भी क्वेश्चन आया है। आई डोंट रेकमेंड मिक्सिंग 3 टाइप्स ऑफ मिल्क, या 2 तरह के दूधों को ना आप मिक्स करें। सो इट्स बेटर टू हैव देम सेपरेटली, बिकॉज हर एक जो प्रोटीन है, जब वो किसी दूसरे प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, सो द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी वेरी कंड्यूसिव। और आप जिस फायदे के लिए आप मिल्क या सोया मिल्क या आमंड मिल्क ले रहे हैं, so that you won't get those properties. Better to have them separately. So this is not related to diet thing, no? Nothing. Any deficiency of any nutrition? Yes, any this is mineral? this is one point. Thanks for reminding me. अगर आपको विटामिन B12 की कमी होती है, जो कि आमतौर पर वेजिटेरियंस में होती है, अगर आपको मैग्नीशियम की कमी है, आप ये सोचते हैं कि मेरा कैल्शियम लेवल, मेरा विटामिन डी लेवल, जैसे अब हम लेके आते हैं 1000 मिलीग्राम्स के कैल्शियम के, सॉरी, विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं, तो उसमें हम लोग उसको तो लेते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम की कमी है, तो भी आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में सोचते हैं, हम विटामिन डी, B12 के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आपको मैग्नीशियम की कमी है, तब भी आपको ये सिम्टम्स डेफिनेटली हो सकते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आपने जो रेज किया, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। या फूड आइटम्स फिर कौन सी लेंगे मैग्नीशियम के लिए? और एक मेरा क्वेश्चन और रिलेटेड है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, कि क्या किसी भी एज में जैसे फूड से मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि दूध से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है हमारी बॉडी में, एक सर्टेन एज तक ही रहती है, उसके बाद हमें सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं, ऐसे कहीं मैंने पढ़ा था। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, बिकॉज आजकल देखो ना इंटरनेट पे, आज मैंने बोला आप अंडे मत खाइए, दूध मत पीजिए, अब कल को कोई नई रिसर्च आएगी, बिकॉज वी शुड गो बाय, लाइक, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे अब कुछ जैसे महिलाएं हैं, राइट, उनमें आमतौर पे हमारे घुटने एंड अदर जॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से अफेक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद हमें लगता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डॉक्टर सेज ओके, हैव कैल्शियम, हैव दिस, फ्ला फ्ला फ्ला, बट दोज थिंग्स डू नॉट गो टू योर बोन्स, योर बोन्स में नहीं जाती हैं एक एज के बाद। क्यों? अब देखिए, जैसे सपोज अगर हम लैक्टेशन की बात करें, जो मदर्स फीड कर रही हैं बॉडी में, अब तो अगर आप देखिए जो अगर हम लोअर स्ट्रेटा की बात करें, जो बहुत प्रिविलेज्ड लोग नहीं हैं, मिल्क फॉर्मेशन तो उन लेडीज में भी होती है, लेकिन वो कोई कैल्शियम सप्लीमेंट से, तो सिर्फ रोटी ही खाती है, दे आर नॉट हैविंग, लेकिन वो कैल्शियम कहाँ से आ रहा है? वो कैल्शियम आ रहा है उनकी हड्डियों में से,
राइट, मिल्क की फॉर्मेशन तो होनी ही है, लेकिन जो वो अगर उस वक्त अगर वो कैल्शियम लेती हैं तो वो उनकी हड्डियों में रिप्लेनिश होगा। लेकिन एक एज के बाद एक ऐसी एज आती है कि जब आपकी जो बोन्स हैं उसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होती है, अगर होती है तो इट इज नेग्लिजिबल। तो जो कैल्शियम, बाकी का जो कैल्शियम आप डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रहे हैं वो आपकी बाकी के जो जो बॉडी में जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए वो यूज होता है, लेकिन हड्डियों में जो परसेंटेज है कैल्शियम की वो बहुत ज्यादा नहीं होती। सो इट इज बेटर that we start the calcium supplements in our early 20s. So after 30s, after 40s, it's not going to affect that much. ये नहीं मैं कहती हूँ कि उसकी बिल्कुल एब्जॉर्प्शन नहीं है, लेकिन जितनी एब्जॉर्प्शन उसकी होनी चाहिए वो नहीं होती। और जो आप एक्स्ट्रा कैल्शियम लेते हैं, अगर वो अगर आप ज्यादा कैल्शियम लेते हैं तो वो आपकी गलत जगहों पे जाके डिपॉजिट हो सकती है, जैसे आपको हील्स पर हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सही समय पे अपने सप्लीमेंट्स जो है वो स्टार्ट करें। इंडीड अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ओके, या और मैग्नीशियम का बताना रह गया सोर्स। मैग्नीशियम का सबसे अच्छा सोर्स है पंपकिन सीड्स। ओके, पंपकिन सीड्स एंड अदर सीड्स, सबसे ज्यादा जो कंटेंट है मैग्नीशियम का वो पंपकिन सीड्स में होता है। नट सीड्स ये आप लीजिए। मिल्क इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, बट मिल्क अगर आप लेते हैं उससे और आपको कोई और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है मिल्क। What about sunflower seed, Palvi? हाँ, सनफ्लावर सीड, जितने भी सीड्स हैं सब में ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, राइट। लेकिन जो परसेंटेज है वो थोड़ी थोड़ी वेरी करती है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, अपना सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स आपको दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन अगर हम, कई बार मैंने देखा है कि 2-2 कटोरियां भर के खा रहे हैं लोग, बट इतने भी नहीं खाने। व्हाई? बिकॉज these are rich sources of energy also. Yeah, so अगर आप इनको एक मील को रिप्लेस करके 2 कटोरियां भर के खाना चाहते हैं, you're most welcome, but they should be an add-on, not a replacement of the meal. Yeah, thank you so much. Yeah. जी सुरजीत जी, उसके बाद परिंदर जी आप। सुरजीत जी। हेलो जी। हाँ जी, मेरी बात सुनती पई? हाँ जी, बिल्कुल सुन रही है। हाँ जी। ਓਕੇ ਪਰਵੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, आयुर्वेद के हिसाब ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि सनसेट ਦੇ बाद you shouldn't have the like दही, लेकिन if it is suiting you it is okay। लेकिन by the books if we go, अगर जो न्यूट्रिशन ਦੀਆਂ books ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨਸੈਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੰਦੀ ਫੂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। But if over the years you have been having dahi and there is no problem, please go ahead, don't leave dahi, it's okay. But okay, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? but it is better to have it at least 3 to 4 hours before you go to bed. Okay. Right? Yeah. ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਹੀਂ 'ਚ। ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰეკਮੈਂਡ। ਲਾਈਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਾਲਟ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਲਟ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਪੂਨ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ it's 5 to 7 grams ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, we add more salt to it, right?
Yeah. So this is why we should not have black pepper is okay. You can add cinnamon, black pepper or something, then that is okay. लेकिन जो कच्चा salt हैगा that is not recommended, especially at night. So if you want to have dahi, have it at room temperature 3 to 4 hours before you sleep. But actually, it shouldn't have any salt. Pepper is okay. Everything, Right. yeah. Yeah. Thank you, ji. Yeah. पल्लवी जी जी परिंदर जी जस्ट वन सेकंड, क्योंकि चिया की बात चल रही थी तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि मतलब हम दूध में मिक्स करके चिया सीड्स खा सकते हैं? I have that personally because when I have cereal in the morning, almond milk, which मैं यही I have. Yeah, but it is better if you don't heat that, right? So have almond milk, don't heat chia seeds, because not only chia seeds, anything which is like a seed, like pumpkin seeds and watermelon seeds, every seed, if you don't heat them, they retain their nutritional properties. Similarly with chia seeds, so I soak them in milk, have some, like fruit into it. That's okay. There is no problem in having it in milk. Yeah. Yeah, not warm. Yeah, because it destroys their the water resistant vitamins hai, जिनमें vitamin B hai and vitamin C hai, so it gets affected. The quality gets deteriorated. Thank you. If you compare between chia seed and basil, which one is I mean better, basil Okay. or? Yeah, because there has been a lot of debate ki chia seeds अच्छे हैं, basil seeds अच्छे हैं. So what I would say is, because seeds, all the seeds, basically they have nearly the same properties, right? So but chia seeds are better than the basil leaves. Basil leaves is the tulsi the seeds हैं. लेकिन जो chia seeds हैं, they in Punjabi and Hindi we call them sabja also. But chia seeds are entirely different from sabja, and chia seeds are like little better than having those sabja seeds. Yeah, it is very, very difficult to differentiate between both of these, because chia seeds you get a number of like you have the brown chia seeds, you have the round, you have little flattened chia seeds, but it depends upon how it is marketed. So go for a reliable source. Chia seeds are little better than the basil leaves. Yeah. And what about halim seeds? Halim, yeah, halim seeds are also good. See, basically, when we have one category of food, like if we are talking about the seeds, all the seeds are good in omega-3s, they are good in magnesium, but slightly the nutrition varies. So it is not that if we are having one seed and the other, we are not having the other seed, it is going to affect anyway, but not more than 20 to 30 grams of seeds. Any kind of seeds is recommended because they are high in calories as well. They are good, but if you exceed them, you can become fat. And there is no side effect though if you have more, but they are very rich in calories. Chia seeds also. In one meal, we can have. No, 20 grams is about 4 to 5 teaspoons, but not more than 6 teaspoons in a day. All the seeds together. All the seeds together. Yeah. Thank you. Yeah. जी परिंदर जी आपकी बारी आ गई. Sorry. No problem. Pallavi ji, I wanted to ask which foods one should avoid that estrogen doesn't get too much in the body. Okay, so estrogen is a very important hormone in our especially in the female reproductive cycle. So if the estrogen levels are more, we should definitely avoid the dairy. Dairy is not good for us, right? Because there are two types of conditions in which we have to restrict the soya products, and in some conditions we have to give the soya products so that the estrogen levels are more. But definitely if someone has the thyroid issues, so you should not have the soya products, because they are they have the polyphenols which definitely affect your thyroid function. So if you want to have balanced estrogen levels, then you don't
have any of the dairy products. Dairy products are bad if you want to control your estrogen levels. Yeah. Especially I was you going can. to ask that What about dry because I fruits? have thyroid problem. So Yeah. so Mm. I can take the almond Yes, why almond not? milk. Yes, you can have almond milk. You can have, you cannot have soya milk. You can't have tofu. You can't have broccoli. You can't have too much of cauliflower or cabbage, because all this family is not good for thyroid patients. परिंदे जी पूछ रही हैं what about dry fruits? Dry fruits for thyroid patient, yes, they can have. Why not? Definitely, because if you're No, restricting, for estrogen. yeah, Does you it can have affect- that. No, it doesn't much affect, but it is better to soak them and have them. Yeah. but cashews do affect, no? Yeah, cashews, otherwise I don't recommend, because cashews are very rich in cholesterol. वो generally मैं नहीं recommend करती अपनी diet से which, but the other dry fruit, like you can have almond, you can have walnuts, you can have pista, but not too. You can have cashews, but not too much. Yeah. One handful of nuts are recommended in one day, not more than that. In any case, yeah. Thank you so Okay. much. पल्लवी जी मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था, मुझे भूल गया, मैंने दोबारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कि चिया सीड आर नॉट गुड फॉर थायराइड पेशेंट. नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चिया सीड्स अगर आप लेते हैं तो आपको तब लेने हैं जब आपकी जो थायरॉक्सिन को लिए हुए आपको 3 से 4 घंटे हो जाएं, राइट? जी. So that is a good time to have chia seeds, but chia seeds, they don't have any bad effect on your thyroid. It may not be supportive, but it is not bad, but not more than 5 grams. 5 grams is 1 teaspoon. So 1 teaspoon, you should soak them and have them at least. आपकी जो आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आप खाली पेट ले रहे हैं, उसे 3 to 4 hours जो है वो आपको थोड़ा लेट उतने गैप आपको डालना चाहिए लेने के लिए. Yeah, because we are using when we break the fast, तो दूध में डाल के उसको सोक करके तो वो रूह अफ़ज़ा डाल के बड़े मजे का लगता है. नहीं, वो नहीं करना. That is not very helpful. Yeah. रूह अफ़ज़ा नहीं पीना. That is very high in sugar. Yeah. So I think we have answered most of the questions. So if anything else, just let me know. अदर अंकल, आप कुछ पूछ? यस मैम, आपने अभी बताया वो ड्राई फ्रूट के बारे में, जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियो और काजू. If you are taking on daily basis, what's the normal quantity or the least quantity we should take? See, ideal is 1 fistful. जितने आपकी मुट्ठी में आते हैं उतने ही है, बिकॉज आपका जो हार्ट है वो नॉट दिस मुट्ठी, दिस मुट्ठी. तो इतने जितने हाथ बड़ा होगा तो बड़ी मुट्ठी हो जाएगी, क्योंकि आपका फिर दिल भी बड़ा है अगर मुट्ठी बड़ी है. सो दिस इज हैंडफुल. जो बेसिक थंब रूल यही है. लेकिन अगर आप ज्यादा ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो उसमें भी दे आर रिच सोर्स ऑफ कैलोरीज एंड फैट्स आल्सो, दो दे आर फैट्स आर गुड फैट्स, बट टू मनी. अब जैसे अगर आप 20-25 बादाम रोज के खाना चाहें, दैट आई वोंट रेकमेंड, नॉट मोर देन, लाइक अगर आप मोटी अगर हम बात करें 12 से 15 पीसेस जो ड्राई फ्रूट के हैं मिक्स करके, नॉट मोर देन दैट. बट उसमें जो काजू की क्वांटिटी है वो हमेशा कम रखें, बिकॉज काजू दे आर लाइक दे हैव क्वालिटीज, बट उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है. I take regularly few almonds, few walnuts, and few pistachios, and soggy. Soggy is good. Yeah. If you don't have diabetes, soggy No, is very good. So I take Yeah. it either with the milk at night, I mean around about 9 o'clock, or sometime with the tea, but majority of the time with the milk. Is that a good thing or not? Yes, with tea is not a good idea, because tea में tannins होते हैं जो कि इनको खराब नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जो
जो न्यूट्रिशनल मेकअप है उसमें इंटरफेयर करते हैं, जो टैनिन्स हैं टी में. सो इट इज बेटर नॉट टू हैव देम विद टी, बट विद मिल्क द कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड. Oh, that's good. Thank you very Yeah. much. Yeah. Very valuable information, you know, and you are highly What knowledgeable. about peanuts, Pallavi ji? No, peanuts are not good because they're even higher in, they are good in protein, but they can cause, they have some proteins which are not easily digestible, you know, especially when we are like over 50. एक तो वो digestive disorders cause कर सकते हैं, and they are also, they can increase your cholesterol level. ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शायद ज्यादा होता है. सारे हाँ जी. पल्लवी जी, मैंने सुना है कि वो सोगी यानी वो जो मेवा होता है उसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है. इट्स गुड सोर्स ऑफ आयरन. No, not Is it very true? good. It is not very good source of iron. ये क्योंकि अब सेब को भी बहुत लोग मानते हैं कि सेब को काट देते हैं वो ब्राउन हो जाता है क्योंकि उसमें आयरन बहुत होती है. नो, दिस इज डेफिनेटली जो सौगी है वो अच्छा सोर्स है, स्पेशली अगर जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जो नए जिनका मेनार्क हुआ है, सो दे हैव स्टार्टेड हैविंग देयर साइकिल्स, उनके लिए किशमिश बहुत अच्छी है बिकॉज इसमें जो हार्मोन रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं आयरन के साथ साथ. लेकिन अगर बहुत ज्यादा किशमिश दी जाती है, दैट इज, एक तो उसकी तासीर गर्म होती है, दूसरा ये जो किशमिश की बजाय जो मुनक्का होता है दैट इज अ बेटर सोर्स ऑफ, जो थोड़ी बड़ी सौगी होती है, सो रेजन, दैट इज अ जो बेटर ब्लैक कलर का होता है. yeah, that is a good source of iron, but if we have too much iron, एक तो too much of the munakkas, वो गर्म होती है, एंड उसमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो इतना नहीं होता जितनी कि उसमें मीठा मीठा रहता है, बिकॉज आजकल डेट्स भी अच्छी होती हैं हार्मोन्स को रेगुलेट, आई मीन कि आपकी या डेट्स भी अच्छी हैं. अगर जैसे कुछ बच्चियों में अगर मेंस्ट्रुअल जैसे डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो उनको मैं खजूर भी बोलती हूँ कि वो एक आधी खा 2-3 मैं लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. उससे उनकी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, जैसे पेन बहुत रहती है एंड यू नो देयर आर अदर सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो वो उससे उनकी सॉल्व हो जाती हैं अगर उनको कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है. इफ दे आर लाइक यंग गर्ल्स की या किसी की भी, आई मीन अगर किसी की भी, लेकिन अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे डायबिटीज है या कोई और कई कंडीशंस हैं जिसमें हम नहीं इनको रेकमेंड करते, तो उनको फिर हमें वी हैव टू सी लाइक इफ वी वेदर वी कैन अफोर्ड टू गिव देम दिस और नॉट. सो और किसी का क्वेश्चन? हरीश जी आप म्यूट हैं. I'm listening please. या बहुत अच्छा एक्सीलेंट सेशन है, तो बहुत नॉलेज मिला. क्योंकि मैं भी चिया सीड सीरियल में रोज लेता था, लेकिन बॉईल करके ना, तो मैं बाद में डालूंगा उसको उतार के ना. हाँ, उसका तरीका ये है सर कि आप उसको पहले 1 घंटा भिगो दीजिए चिया सीड्स को, फिर आप उसको मिल्क को आप गर्म कर लीजिए जितना भी आपको ऑप्टिमम टाइम, देन यू ऐड चिया सीड्स. यू डोंट हीट चिया सीड्स. या देन आई ऐड फ्लैक्स सीड है, उसमें एलिमेंट 11 ऐसे वॉलनट है क्योंकि उसमें मोनोसैचुरेटेड ज्यादा है वॉलनट का. यस दैट्स गुड फॉर हार्ट. ओमेगा 3 ओमेगा 6 है फ्लैक्स सीड. ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट है. ऐसे डाल के मैं ना, सो आई डेली टेक ये जो उसका ओट मील का है, होल व्हीट का बना के मैं ब्रेकफास्ट वही लेता हूँ. तो मैं ये सारा सुन रहा था, लिसनिंग. बड़ा अच्छा नॉलेज और बेटी ने दिया. आप थैंक्स फॉर माय डॉटर. बहुत अच्छा एक्सेलेंट सेशन. इतना अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच. थैंक यू. या आई एम गुड. हाउ आर यू? आप छुपे हुए हैं पीछे. You are muted, Hanji. So much knowledge. Thank you. Yeah, she is my daughter. Yeah, I came to stay here. Okay. कल आया था मैं इसके बिल्कुल ना. Okay, good. चल कोई नहीं. ठीक है. और किसी का क्वेश्चन है? गीता जी आज आप खामोश हैं. ओके. या
जी गीता जी, आज आप पर्दे के पीछे हैं। मुझे लग रहा है उनका नहीं चल रहा Maybe माइक, sometimes there are. या माइक। Thank you, sir. Thanks. आपने अपनी blessings दिए हैं, अपना time दिया है, हमारे साथ spend किया है. So we are like indebted to you for your time और आपकी questions, like very very soulful interaction थी आपके साथ. I really loved the time which I spent with all of you. Gulnaz ji, it was really nice. Thank you so much for so much valuable information. Yeah, thank you. We have learned a lot of things, and we will correct our mistakes. Yeah, and I love the smiles on everybody's face. It's like very encouraging, session that we should be having more of these. And really, the vibes are really nice. It's so warming. तो आप मशरूम गुड ने जी बैड ने फॉर हेल्थ हाँ जी, मशरूम बारे दसोगे कि ये गुड है कि बैड mushrooms are very good for health. They are like they have very good properties. Sometimes like there are many varieties of mushroom which have anti-cancerous properties because they are low in carbs and they are high in antioxidants. So definitely mushrooms are good. ओनली वेजिटेबल बना सकते कि और तरह भी इनको खा सकते हैं ਅਸੀਂ Like there are many recipes, like you can make chili mushroom, you can make saute veggies with lots of mushrooms. Not only sabji things, so you can do many innovations with the mushroom. Mushroom soup भी बन जाता है ना? Oh yeah, a cream of mushroom soup. How Yeah, about eating the raw mushrooms? No, raw mushrooms are not because it is a fungi. नहीं, So कच्चे जैसे कच्चे उसको- धो के काट के खा लो सब सैलेड की तरह. उसको सॉटे थोड़ा सा. You should saute them because they are a fungi. So it is always better to break few things, few bonds in them. Just उसको आप saute करें. हम जैसे सब्जी को मार के बनाते हैं, we cook the सब्जी no. So आप उसको हल्का सा saute करके खाइए. Even if you add only pepper and little salt to it and little lemon, it's beautiful. बहुत अच्छा लगता है. Broccoli and mushroom. Yeah, काली मिर्च के साथ. The way I do it, I just have the fresh mushroom. I normally try to take a small one, not the big one, the small ones, and cut it into 3-4 pieces and put a chaat masala on the top of that and eat with the salad. No, you Is can that a good saute. thing or not? No, I don't recommend that. You should slightly saute it or just warm it for a while and then have a mushroom. Yeah. ਸੌਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ. हाँ जी, मैं तो रखती हैं because when you cook a vegetable, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ because freezing वास्ते it's a very long topic, but just a suggestion. So whenever you make any like saute veggies, it's very important कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 12 to 16 hours ਦੇ ਵਿੱਚ consume ਕਰ ਲਓ. So but ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ lifestyle ਆਪਣਾ busy ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ saute ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ cool ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ room temperature 'ਚ 4 hours ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ. So keep it in a glass bowl and then you store it in the fridge within 4 hours of cooking. Okay. Yeah. Use ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? Use ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 12 to 16 hours recommended ਹੈਗਾ, but you can have it the next day also. If it is stored in the proper conditions, then you can have it within 24 hours as well. Okay, thank you. Yeah, okay. So Gulnaz ji, any other questions? पल्लवी जी, मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी. मुझे लगता है कि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ. मुझे लगता है मैं पानी पीती हूँ तो मैं मोटी हो जाती हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए because आपका आई एम वेरी श्योर कि आपका किडनी प्रोफाइल विल बी गुड, लेकिन कई बॉडीज ऐसी होती हैं जिनमें कि वाटर रिटेन होता है. सो वाटर रिटेन होने का कारण पानी का पीना नहीं होता, पानी का ठहरना होता है. तो आप वॉच करो कि अगर आप सॉल्ट ना लो, जैसे अगर ब्रेकफास्ट में आपने सॉल्ट लिया, लंच में लिया, लेकिन डिनर में अगर आप सॉल्ट फ्री लो और उतना ही पानी पियो, लेकिन यू हैव टू सी फॉर 2-3 days कि तब भी क्या आपकी बॉडी वाटर रिटेन करती है. सो वाटर रिटेंशन का कारण वाटर नहीं होता, दैट इज सॉल्ट, बट दैट इज सोडियम, जो कि
आपके पानी को जकड़ लेता है बॉडी में और उसको बाहर नहीं जाने देता। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर सोडियम लेवल्स इन द बॉडी। मेरी प्रेगनेंसीज में बहुत वाटर रिटेंशन रही है। वो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग, लाइक इवन आई हैड योर एंकल्स आर स्वोलन, कई बार फेस, उंगलियां सब स्वोलन होती हैं। सो दैट इज वन, लाइक प्रेगनेंसी में बॉडी की जो वाटर और फैट रिटेंशन प्रॉपर्टीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ट्राई हैविंग सॉल्ट फ्री मील, then I think it will definitely help you. Thank you. Yeah. Can I ask another question? Yes, sure. About the processed food we take, especially I'm taking again from the vegetarian point of view, like veggie burgers you buy it from the store and other things like those are processed food, packed food, on the go food kind of things. Are they advisable to eat or not? एडवाइजेबल तो नहीं है, लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम वी कांट अफोर्ड टू मेक ऑल दैट स्टफ। दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में जो नेक्स्ट जो बात करनी चाहिए वो इसी बारे में करनी चाहिए, बिकॉज कई चीजें हैं जो दो तरह के फूड्स हैं। एक तो प्रोसेस्ड फूड्स है, एक है फ्रोजन फूड, एक है प्रोसेस्ड एंड फ्रोजन फूड। सो ये तीन कैटेगरीज हैं, बिकॉज हम घर में अब सब्जी बनाते हैं, वी फ्रीज इट, इट इज लाइक उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो डिस्कशन है। तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब हमारा गुजारा ही नहीं है। अब हम अगर हमने रैप्स बनाने हैं, राइट, सो वी आर गेटिंग प्रोसेस्ड इन द मार्केट, तो वो हम घर पे नहीं बनाना अफोर्ड कर सकते, इसीलिए वी बाय इट फ्रॉम द मार्केट। और आप देखिए कि बिना फ्रिज में रखे हुए वो टॉर्टिया रैप्स जो हैं या इवन ब्रेड्स हैं, वो कितनी देर तक फ्रेश रहती हैं बाहर रखी हुई। देखिए क्यों रखी रहती है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे एडिटिव्स होते हैं जो उनको खराब होने से रोकते हैं, एंड टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। सो वो जो केमिकल्स हैं वो सारे हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, सो इट इज नॉट गुड फॉर अस। But that is a very very long discussion, and I think we should have this discussion कि इस तरह की क्या करना चाहिए, because we don't have a choice. पल्लवी जी, एक क्वेश्चन है इस बात से मुझे याद आया कि जैसे हम टॉर्टिला ब्रेड लेके आते हैं रैप बनाने के लिए, वो अब आपने बना ली, उसके बाद वो बच गई है, अब वो खराब हो जाएगी अगर वो नीचे पड़ी रही, हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं। अब उसकी एक्सपायरी डेट तो यानी नहीं है, वो गुजर गई है, लेकिन वो फ्रीजर में है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। Yes, we can use it, because जब भी हम किसी चीज को फ्रीजर में डालते हैं तो वो टेम्परेचर की वजह से उसमें जो एंजाइमेटिक और बैक्टीरियल एक्टिविटीज हैं वो भी फ्रीज हो जाती हैं। सो व्हेन वी टेक आउट, व्हेन वी थॉ इट, लेकिन अगर आपने फ्रीज करने का मन बनाया है, तो अगर आपके पास 4 टॉर्टिया रैप्स हैं और आपको लगता है कि 4 रैप्स आप इकट्ठे नहीं यूज कर सकते, सो स्टोर इट सेपरेटली। और जितना आपको खाना है आप उतना ही थॉ कीजिए। एक बार खाने को अगर आपने थॉ किया तो you should consume that. Then you shouldn't refreeze that, because उससे उसमें then it is not good for your health also. क्योंकि वो बन वगैरह आती हैं, वो आपने बर्गर्स बनाए तो वो 4 यूज हो गए, 6 बच गए, आपको भी 4 दिन बाद 6 दिन बाद खाना है, तो वो फिर आपको फ्रीज कर दो तो उसको Yes, you can freeze them, because उसमें उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहती हैं, because सारी एक्टिविटीज ठंड की वजह से they are stopped. So it is good to go, because and I think we shouldn't waste the food also. That is a better idea to freeze it than to keep it in the fridge. So I hope most of the questions are answered. अगर और कोई questions हैं तो you're more than welcome. I think today is more than enough. Yeah, I think happy interaction. So much, Pallavi. Thank you so much. Yeah, most welcome जी. Right. Thank you so much. मैं सिर्फ इतना पूछने वाली थी कि आप चंडीगढ़ में कब होती हैं और यहाँ कब होती हैं? फिलहाल तो मैं यही हूँ, because our kids are studying here. So because now after COVID I've realized that if I'm sitting here and doing my practice and sitting there in Chandigarh, so it doesn't make a difference. So I think I'll be here for a longer time now. Yeah.
So Gulnaz ji, I think everybody's ran out of the questions now. Yeah, ठीक है. Thank you so much, Palvi ji, Most welcome. for such a wonderful session. Yeah, thank you. So, Yeah, जी, even Uzma. so I'm looking forward to many more, and I love the audience. जैसे मुझे वैसे ही मुझे जो हमारी elderly population है उनके साथ interact करके बहुत अच्छा लगता है, and I mean that. So I hope कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी आप सबसे. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. पल्लवी जी जो एल्डरली लोग नहीं हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं. Oh, that's why I learned so much. Yeah, I know. I would like to correct this. देखिए हमारे हरीश जी कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारी उज़मा इतनी ओल्ड है कि मैं बता नहीं सकता कितना अभी Oh my मोहनी God. आंटी नहीं है, उन्होंने तो माइंड कर लेना था सीरियस वाला. That's good. That you just बिल्कुल saved सही. me. और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उज़मा जी हैं. अच्छा, चलो मान लेते हैं, right? So it was a wonderful session, and looking forward to meet all of you again, right? ठीक है, right? So Thank you जी. okay, Thank take you. care. Okay जी. Okay, Uzma ji, take care. Thank you so Okay. much. Yeah, thanks. Bye. To my Bye. daughter.